नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मास्टर AK पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासो काव्य के बारे में, जिसे हम रासो साहित्य भी कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आदिकाल के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने पढ़ा था कि आदिकाल का नामकरण, उसकी काव्य प्रवृत्तियाँ और उन सारे तथ्यों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ आदिकाल के बारे में जान सकते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल के अंतर्गत जो रासो साहित्य होते हैं उसके बारे में। तो देखिए, जो रासो काव्य हैं वो आदिकाल में जो चारण कवियों के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसे हम रासो साहित्य कहते हैं। लेकिन उस साहित्य का नाम जो है वो, अगर हम रासो साहित्य के बारे में कहें तो रासो का जो शब्द है उसके उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। तो देखिए कि रासो शब्द की उत्पत्ति को कौन कौन से विद्वानों ने किस इस शब्दों से माना है, वो ये है कि सबसे पहला है कि गार्ता द तासी जो है वो राजस्यु यज्ञ शब्द से मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई थी। फिर रामचंद्र शुक्ल जो है वो रसायन शब्द से मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति को मानते हैं। तो देखिए, इस पर जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि गार्ता द तासी ने जो है वो रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है। फिर उसी प्रकार बनते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं, तो हम कहेंगे कि रासक शब्द से मानते हैं। फिर देखिए, जो रासो साहित्य के अंतर्गत जो भी रचनाएं हुई वो और कौन कौन से रचनाकार हुए, तो पहला देखिए, सबसे पहला है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने किया। तो उसको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं और हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। तो हम अगर इस पर अगर देखें कि सवाल कैसे बनता है, तो बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है, या फिर बनता है कि हिंदी साहित्य में का महाकवि किसे कहा जाता है। तो हम वहाँ इस पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे वो हम क्लियर हो जाएगा। फिर आगे देखिए कि बिसलदेव रासो, जिसके रचनाकार हैं नरपति नाल्ला। तो देखिए, जो बिसलदेव रासो वो हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन है। अर्थात हिंदी साहित्य इतिहास में जो 12 मासा का वर्णन मिलता है वो बिसलदेव रासो में मिलता है। यह एक तरह से कह सकते हैं कि यह गीति काव्य है जिसको गाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। फिर आगे है परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनीक, ठीक है। तो इसमें जो परमाल रासो है इसमें आल्हा उदल नाम का 2 सरदार होता है जिसका वीरता का वर्णन हुआ है। तो इसमें जो आल्हा खंड है, आल्हा खंड वो वर्षा ऋतु में गाते हैं या गाया जाता है, ठीक है। तो इस पर तो बहुत सारे सवाल बनते हैं कि आल्हा खंड जो है वो कौन सी ऋतु में गाया जाता है, तो वहाँ हम कहेंगे कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। फिर आगे देखिए, जो है खुमान रासो, जिसके रचनाकार हैं दलपति विजय। फिर है विजयपाल रासो, जिसके रचनाकार हैं नल्ल सिंह। और उसके बाद आगे है हमीर रासो, जिसके रचनाकार हैं संगधर, ठीक है। तो हमने देख लिया कि रासो साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं हुई और उसके रचनाकार कौन कौन हुए। उसके बाद उसमें जो रचना हुई उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो देखिए, आपको ये जो जितने दिख रहे हैं इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। फिर अब हम एक और सवाल बनता है इसमें रासो काव्य में जो आता है वो आता है कि पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता। तो प्रमाणिकता का कहने का मतलब ये है कि वह प्रमाण सभी तथ्यों से लेकर के उसमें प्रमाणिकता होनी चाहिए, उसमें प्रमाण उपलब्ध होना चाहिए। तो देखिए, इसमें से बहुत सारे आचार्य जो हैं वो उसको प्रमाणिक नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि इसकी रचनाएं जो हो वो तथ्य पर प्रमाण इसका कोई उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, कौन कौन से रचनाकार जो है कवि जो है क्या मानते हैं। पहला देखिए कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, रामचंद्र श्याम सुंदर दास जो हैं वो प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो इस पर तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं, तो हम कहेंगे कि अप्रमाणिक मानते हैं। चाहे इस पर इससे ऐसे सवाल बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य को अप्रमाणिक माना है, या फिर पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, तो हम वहाँ कहेंगे कि अप्रमाणिक माना है।
फिर इसी तरह इसमें भी सवाल बनता है कि राम श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है, या फिर प्रामाणिक किसने माना है, तो हम कहेंगे श्याम सुंदर दास ने। तो यहाँ आपने जो देखा रासो साहित्य ये आदिकाल के अंतर्गत आता है, और इसमें जितने सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे इसी पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आए हैं, और हम हिंदी को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आज हमने पढ़ लिया रासो काव्य, अब अगले हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, फिर पढ़ेंगे जैन साहित्य, फिर आगे नाथ साहित्य। इसी तरह से हम क्रमबद्ध तरीके से हिंदी साहित्य इतिहास को पढ़ते रहेंगे, और हम आपको वही सारे तथ्य को लेकर के आएंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे, जो प्रश्न रहे वो सारे लेकर के आएंगे। अगर आप भी कोई प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको क्रमबद्ध तरीके से वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको पूरे हिंदी साहित्य इतिहास को टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो, ताकि आपको कोई भी परीक्षा में कोई परेशानी नहीं हो। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।